वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। टुडे करंट अफेयर्स के आज के अंक में देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्देश। इसमें है मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रेस की आज़ादी जरूरी, सरकारी नीतियों की आलोचना सत्ता का विरोध नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट का यह कोर्ट कि मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रेस की आज़ादी जरूरी, सरकारी नीतियों की आलोचना सत्ता का विरोध नहीं। इसमें दिया सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया वन चैनल के प्रसारण पर लगा केंद्र का प्रतिबंध हटाया। कहा प्रेस का कर्तव्य देश के सामने सच बोलना, इससे राष्ट्र को कोई खतरा नहीं। इसको और विस्तार से देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रेस की आजादी को आवश्यक बताते हुए कहा कि प्रेस का कर्तव्य देश के सामने सच बोलना है। सरकार की नीतियों की आलोचना को सत्ता विरोधी नहीं कहा जा सकता, इससे राष्ट्र को कोई खतरा नहीं होता। शीर्ष अदालत ने इस टिप्पणी के साथ मलयालम चैनल मीडिया वन के प्रसारण पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण और गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताते हुए 31 जनवरी को इस चैनल पर रोक लगाई थी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने बुधवार यानी 5 अप्रैल 2023 को कहा कि सरकार प्रेस पर अनुचित प्रतिबंध नहीं लगा सकती। ऐसा करना प्रेस की आजादी को प्रभावित करेगा। मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रेस की आजादी बेहद जरूरी। पीठ ने केंद्र को चैनल के लाइसेंस का नवीनीकरण 4 हफ्ते में करने का निर्देश दिया। पीठ ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को दरकिनार कर दिया जिसमें प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था। पीठ केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च को अंतरिम आदेश में केंद्र के 31 जनवरी के निर्देश पर अगले निर्णय तक रोक लगा दी थी। और इसमें देखें तो नसीहत, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई दावे न करें, नागरिक सुधारों से इनकार करने का हथियार न बनाएं। इसमें पीठ ने गृह मंत्रालय को नसीहत दी कि बिना किसी ठोस तथ्य की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे के नाम पर हवाई दावे न करें। सरकार कानून के तहत दिए गए नागरिक सुधारों से इनकार करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती। पीठ ने कहा चैनल के शेयरधारकों का जमात इस्लामी हिंद से जुड़ाव का दावा चैनल के अधिकारों को प्रतिबंधित करने का वैध आधार नहीं है। अदालतों को भी सीख, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदालतों को सरकार के गोपनीयता के दावे का आकलन करने के लिए न्याय मित्र नियुक्त करना चाहिए जिनमें तर्कपूर्ण आदेश देने में कोर्ट को मदद मिलेगी। और इसमें देखते हैं विस्तार से तो इसमें है सीलबंद लिफाफे पर फिर कहा यह प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। पीठ ने सीलबंद लिफाफे में जानकारी देने पर फिर आपत्ति जताई है। कहा सुरक्षा कारणों से इनकार की वजह का खुलासा नहीं करना और फिर अदालत में सिर्फ सीलबंद लिफाफे में जानकारी देने की प्रथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। नोटेड पॉइंट है कि सीलबंद लिफाफे में जानकारी देने की प्रथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। अदालत के समक्ष एक कार्रवाई में अन्य पक्षों को सूचना देने को लेकर सरकार के पास व्यापक छूट यानी प्रतिरक्षा नहीं हो सकती। सभी जांच रिपोर्टों को गोपनीय नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। जिन नुकसानों का सार्वजनिक प्रतिरक्षा कार्रवाई से निवारण नहीं हो सकता उसके लिए सीलबंद लिफाफे की प्रथा शुरू नहीं की जा सकती। सरकार ने अहंकार पूर्वक राष्ट्रीय सुरक्षा का दावा किया है। गोपनीय बताकर सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट को सौंपी गई इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट विशुद्ध रूप से ऐसी जानकारी जो पहले से सार्वजनिक मंचों पर मौजूद है। सरकारी नीतियों की आलोचना को सत्ता विरोधी बताना अपने आप में एक अपेक्षा का प्रतिनिधित्व करता है कि प्रेस को प्रतिष्ठान का समर्थन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है। यह नोट्स जो है जो मुख्य परीक्षा है संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा है जीएस पेपर 2 है उसके लिए यह महत्वपूर्ण, साथ ही यह निबंध के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया कोर्ट बंद लिफाफे पर और जो है यह प्रेस की आज़ादी पर दिया गया कोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रेस की आज़ादी पर कुछ संवैधानिक प्रावधान को देखें। इसमें संविधान के अंतर्गत देखें जानकारी कुछ प्राप्त करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान के भाग 3 में यानी पार्ट 3 में मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट दिए गए हैं जो अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। उसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक जो प्रावधान दिए गए हैं, 19 से 22 तक जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें जो है कुल मिलाकर जो अधिकार हैं वे 5 हैं। स्वतंत्रता के अंतर्गत 5 अधिकार दिए गए हैं। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भी आते हैं जैसे अनुच्छेद 19 जो है और 20 है, 21 को है और 22 है। यहाँ जो प्रासंगिक है वह अनुच्छेद 19 है। इसमें 6 अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी गई है। इसमें है पहला वाक्य एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दूसरा सम्मेलन, तीसरा संघ, चौथा संचरण और 5वां निवास और 6वां वृत्ति है। इसको और विस्तार से समझते हैं तो अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। ये अधिकार जो हैं वाक्य एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, दूसरा शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार, तीसरा संघ या सरकारी समितियां बनाने का अधिकार है, चौथा भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र आवास संचरण का अधिकार है, 5वां है भारत के राज्य क्षेत्र किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार है, 6वां है कोई भी वृत्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। मूलतः अनुच्छेद 19 में जो 7 अधिकार थे लेकिन संपत्ति खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। और यदि ध्यान दें इस बात पर तो इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य सरकार के खिलाफ मामले में है न कि निजी मामले में। अर्थात ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनियों के शेयर धारकों के लिए है न कि विदेशी या कानूनी लोगों के लिए नहीं जैसे कंपनियां परिषदों के लिए नहीं है। राज्य इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में उल्लिखित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। और यदि यहाँ ध्यान से देखें जो पहला अधिकार इसमें वाक्य एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता है
इसके अंतर्गत कुल 10 अधिकार दिए गए हैं और यही यहाँ प्रासंगिक है। इसमें जो है ये प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छपे हुए मामलों स्वतंत्रता देता है। उच्चतम न्यायालय ने वाक व्यक्ति स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया है। इसमें कुल मिलाकर 10 दिए गए। इसको यहाँ पर देखते हैं 10 अधिकार क्या हैं। तो पहला, अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार है और प्रेस की स्वतंत्रता, यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यानी वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता में दूसरा जो है प्रेस की स्वतंत्रता, तीसरा व्यावसायिक विज्ञापन स्वतंत्रता, चौथा है फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, पांचवा प्रसारित करने का अधिकार, अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अधिकार नहीं है, किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार चौथा है। और इसके बाद जो आपका है नेक्स्ट है सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, नेक्स्ट है शांति का अधिकार, नेक्स्ट है किसी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार और नेक्स्ट है प्रदर्शन में विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। इसमें जो है राज्य वाक में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यह प्रतिबंध लगाने का आधार इस प्रकार है: भारत की एकता और संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध में संलिप्तता आदि के आधार पर राज्य जो है इसमें प्रतिबंध लगा सकता है। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें, ये भी सुप्रीम कोर्ट संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसमें शहरों का नाम चुनने वाले हम कौन, यह शक्ति कार्यपालिका की है, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। औरंगाबाद का नाम बदलने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 5 अप्रैल 2023 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने यह कहा कि मुद्दा सरकार के लोकतांत्रिक दायरे में आता है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में विचाराधीन है। पीठ ने कहा कि हम इस पर विशेष अनुमति याचिका है यानी एसएलपी को स्वीकार करने की इच्छुक नहीं है। हमें यह पसंद हो या नहीं, लेकिन यह सरकार के लोकतांत्रिक अधिकार क्षेत्र में आता है। शहरों, सड़कों आदि का नाम चुनने वाले भला हम कौन होते हैं? यह निर्वाचित कार्यपालिका की शक्ति है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुई वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने दलील दी कि प्राधिकारी की तरफ से जारी की गई सूचना अब क्रियान्वित की जा रही है और तालुकाओं के नाम बदले जा रहे हैं। शीर्ष न्यायालय मोहम्मद हिसाम उस्मानी व्यक्ति के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। औरंगाबाद संभागीय आयुक्त ने 4 मार्च 2020 को लिखे एक पत्र में प्रस्ताव किया कि शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो ये अमेरिकी वित्तीय सूची 100 प्रभावशाली महिलाओं में 5 भारतवंशी। इसमें देखते हैं अमेरिका में भारतीय मूल की 5 महिला कार्यकारी अधिकारियों ने वित्तीय सेवा उद्योग में प्रमुख स्थान पाने और उसके भविष्य को आकार देने में मदद के लिए बैरन की प्रतिष्ठित अमेरिकी वित्तीय सूची में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में जगह बनाई है। नोटेड पॉइंट है, बैरन की चौथी वार्षिक सूची में जेपी मॉर्गन की अनु अयंगर, एरियल इन्वेस्टमेंट्स की रूपल जे भंसाली, गोल्डमैन सैक्स ग्रुप की मीना लकड़ावाला, फ्रैंकलिन टेम्पलटन की सोनल देसाई और बोफा सिक्योरिटीज की सविता सुब्रमण्यम शामिल हैं। बैरन दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल का सहायक प्रकाशन है जो डाउ जोन्स एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पत्रकार सूची में शामिल सभी असरदार महिला अधिकारियों के प्रति सम्मान जताया। भारतवंशी अयंगर जेपी मॉर्गन में विलय अवध ग्रहण की वैश्विक प्रमुख है। बैरन के मुताबिक चुनौतीपूर्ण बाजारों में नेविगेट करते हुए वह ग्राहकों की विशेषज्ञता और शिक्षा के बराबर उपाय प्रदान करती हैं। एरियल इन्वेस्टमेंट्स की वैश्विक इक्विटी रणनीति की मुख्य निवेशक अधिकारी और पोर्टफोलियो प्रबंधक 55 वर्षीय रूपल बंसाली बाजार की वर्तमान स्थिति को ऐसे समय के रूप में देखती हैं जब निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को फिर से स्थापित करना चाहिए। वो मानती है कि उनका जन्म पैसे का प्रबंधन करने के लिए हुआ है। 58 वर्षीय सोनल देसाई 137 अरब डॉलर की संपत्ति की देखरेख करती हैं। यानी इसमें जो नोटेड पॉइंट है वो यही है कि बैरन की चौथी वार्षिक सूची में जो है जेपी मॉर्गन की अनु अयंगर, एरियल की इन्वेस्टमेंट की रूपल जे भंसाली और गोल्डमैन सैक्स ग्रुप की मीना लकड़ावाला और फ्रैंकलिन टेम्पलन की सोनल देसाई और बोफा सिक्योरिटीज की सविता सुब्रमण्यम शामिल हैं। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पीटी एग्जाम दृष्टिकोण से। महत्वपूर्ण खबर देखें तो इसमें धोनी को एमसीसी की मानद सदस्यता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स के क्रिकेट मैदान पर स्थित प्रतिष्ठित मेरीली बोन क्रिकेट क्लब, यानी जो इसमें एमसीसी है उसका फुल फॉर्म देखें तो मेरीली बोन क्रिकेट क्लब है। यह जो है क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर स्थित है, प्रतिष्ठित है। ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत 5 भारतीय क्रिकेटरों को अपनी आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है। धोनी के अलावा युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज और झूलन कुमारस्वामी को यह सम्मान दिया गया है। एमसीसी के सीईओ गाई लिवेंडर ने कुल 19 क्रिकेटरों की सदस्यता उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दिए गए योगदान को ध्यान में रखकर दी है। सदस्यता पाने वालों में दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन, इंग्लैंड के केविन पीटरसन, आरएन मॉर्गन, पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज, बांग्लादेश के मशरफी मुर्तजा और न्यूजीलैंड के राज टेलर प्रमुख हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर भी क्रिकेट संबंधी। इसमें गावस्कर के साथ ओपनिंग करते थे सुधीर, कोच और क्यूरेटर की भी भूमिका निभाई। नहीं रहे भारतीय वनडे का पहला चौका लगाने वाले नाइक। ये भी पीटी एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें है 3 टेस्ट मैच नाइक ने भारत के लिए खेले। इनमें एक अर्धशतक के साथ 141 रन और 77 रन उनका सर्वाधिक स्कोर रहा। 2 वनडे मैच नाइक ने भारत के लिए खेलते हुए 38 रन बनाए। इस दौरान 20 रन उनका सर्वाधिक स्कोर रहा। रणजी ट्रॉफी का खिताब भी दिलाया। नाइक मुंबई क्रिकेट जगत में एक सम्मानित व्यक्ति और रणजी ट्रॉफी विजेता कप्तान थे। उनके नेतृत्व में टीम ने 1970-71 में रणजी ट्रॉफी के खिताब अपने नाम किया। नाइक की कप्तानी की तारीफ की गई थी क्योंकि मुंबई ने उस सत्र में सुनील गावस्कर, अजीत वाडेकर, दिलीप सरदेसाई और अशोक मांकड़ जैसे सितारों के बिना रणजी ट्रॉफी खिताब जीता था। वहीं 1972 के रणजी सत्र में नाइक को अंतिम एकादश से बाहर कर दिया गया था क्योंकि टीम में मुख्य बल्लेबाज वापस आ गए थे। 1974 में इंग्लैंड दौरे के दौरान नाइक और लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की एक दुकान से 2 जोड़ी
जोड़े जुराबे चुराने का आरोप भी लगा था। ये हैं इनका, देखें तो 1945 डेट ऑफ बर्थ है और 2023 में इनका निधन हुआ। सुधीर नाइक हैं ये। तो इसमें देखें पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज सुधीर नाइक का बीमारी के कारण बुधवार को 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह भारत के लिए वनडे में चौका लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे। मुंबई क्रिकेट संघ एमसीए ने इसकी पुष्टि की। उनके परिवार उनकी बेटी हैं। एमसीए के एक सूत्र ने कहा वह हाल ही में बाथरूम के फर्श पर गिर गए थे जिससे उनके सिर में चोट आई थी। उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो कोमा में चले गए थे और फिर कभी ठीक नहीं हुए। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के साथ ओपनिंग करते थे। उन्होंने कोच और क्यूरेटर की भी भूमिका निभाई थी। जहीर खान के करियर में रही भूमिका नाइक ने कोच के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान के करियर में उनकी बड़ी भूमिका रही क्योंकि वो उन्हें मुंबई में क्रिकेट खेलने के लिए लाए और उन्हें अपेक्षित अनुभव प्रदान किया। वो मुंबई चयन समिति के अध्यक्ष रहे। बाद में वर्षों में उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम निःशुल्क क्यूरेटर के रूप में भी काम किया। अगली वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखें तो इसमें है कीरावानी, सुधा मूर्ति व रवीना समेत 52 को पद्म सम्मान। इसमें है पद्म सम्मान के साथ रवीना टंडन और संगीतकार कीरावानी। इसको और विस्तार से देखते हैं। इसमें सुपर 30 के आनंद कुमार को पद्मश्री। फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू के लिए भारत का पहला ऑस्कर जीतने वाले संगीत निर्देशक एम कीरावानी, बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन, सुपर 30 के आनंद कुमार को पद्मश्री प्रदान किया गया। नोटेड पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है पीटी एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसको और विस्तार से देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव, मशहूर डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, समाजसेवी सुधा मूर्ति, ऑस्कर विजेता संगीत निर्देशक एम कीरावानी और बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन समेत 52 को बुधवार को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बुधवार मीन्स 5 अप्रैल 2023 को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मान प्रदान किए। राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने दिग्गज सपा नेता मुलायम सिंह यादव और दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। मुलायम सिंह देश के रक्षा मंत्री और लंबे समय तक सांसद भी रहे। वही 1971 के बांग्लादेश युद्ध शरणार्थी शिविरों में सेवा करने के लिए अमेरिका से लौटे महालनोबिस को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी ORS पर किए गए कार्य के लिए वैश्विक स्तर पर पहचान मिली थी। लेखक और समाजसेवी सुधा मूर्ति, भौतिक वैज्ञानिक दीपक धर, उपन्यासकार SL भैरप्पा, पार्श्व गायिका वाणी जयराम और वैदिक विद्वान त्रिचंडी चिन्नाजे स्वामी जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री और अन्य कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रही। और इसमें देखते हैं डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा सर गंगाराम के वरिष्ठ चिकित्सक रहे। उन्हें राष्ट्रपति ने पद्मश्री प्रदान किया। पीएम नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते कलाकार परेश राठवा। राष्ट्रपति भवन में इन हस्तियों को मिले पद्म पुरस्कार। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो इसमें है हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों की सुविधाएं बढ़ाई यूपी सरकार। कोर्ट ने कहा चीफ जस्टिस के प्रस्ताव को तत्काल अमल में लाए। इसको देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी स्पेशल के अंतर्गत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने आज उत्तर प्रदेश में रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों के घरेलू नौकरों समेत उनकी अन्य सुविधाएं बढ़ाने के मामले को लेकर सख्त कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है कि वो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस द्वारा इस संबंध में भेजे गए प्रस्तावित नियम को तत्काल अमल में लाए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस प्रस्ताव को अमल में लाते हुए इस संबंध में जारी पूर्व शासनादेश 3 जुलाई 2018 को अतिक्रमित किया जाए। यह आदेश जस्टिस सुनील कुमार एवं जस्टिस राजेंद्र कुमार चतुर्थ की खंडपीठ ने एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। कोर्ट ने अभी निर्देश दिया कि हाईकोर्ट द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को अमल करते हुए वित्त विभाग इस प्रस्ताव पर 1 सप्ताह के भीतर अपना अनुमोदन दे। निर्देश दिया कि अनुमोदन व शासनादेश को कोर्ट के समक्ष मुकदमे की अगली सुनवाई प्रस्तुत किया जाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा न करने की दिशा में अपर मुख्य सचिव वित्त तथा कोर्ट में उपस्थित सभी अधिकारी 19 अप्रैल 2023 को पुनः हाजिर होंगे। याचिका बहस करते हुए अधिवक्ता आलोक कुमार यादव ने कोर्ट से अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश में भी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों को सुविधाएं व लाभ दिया जाए जो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य के रिटायर्ड जजों को दे रही है। अधिवक्ता ने कोर्ट के इस आशय का परमादेश जारी करने का अनुरोध किया। कोर्ट द्वारा पारित पूर्व के आदेश के अनुपालन में कोर्ट के समक्ष SM A रिजवी, सचिव वित्त सरयू प्रसाद मिश्रा, विशेष सचिव वित्त तथा प्रमुख सचिव लॉ रिकॉर्ड के साथ उपस्थित थे। प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता MC चतुर्वेदी ने इस मामले में सरकार का पक्ष रखा। कोर्ट द्वारा पूछे गए प्रश्न को उत्तर देते हुए सचिव वित्त ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इस मामले को आदेश पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाए ताकि पूरे देश के लिए एक समान नियम बना सके। कोर्ट में उपस्थित प्रमुख सचिव लॉ ने कहा कि इस मामले में वित्त विभाग की किसी भी आपत्ति के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा भेजे गए प्रस्तावित न्यायालय में आपत्ति लगाने का वित्त विभाग कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट इस मामले पर की सुनवाई अब 19 अप्रैल 2023 को करेगी। अब कुछ जानकारी जो है मध्य प्रदेश से संबंधित देखते हैं कि मध्य प्रदेश संबंधित या MP स्पेशल संबंधित कुछ क्या महत्वपूर्ण जानकारी है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के PT में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि मध्य प्रदेश में इस दौरान पिछले 3 सालों में चूंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने 3 साल पूरा कर लिया है तो उसकी उपलब्धियां क्या रही हैं इसका मतलब यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। तो इसमें देखते हैं उपलब्धियां 3 वर्ष की इसमें दिया गया है। तो इसमें जो योजना शुरू की गई है लाडली बहना योजना, यह मध्य प्रदेश सरकार की है। इसमें है 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की आर्थिक सुरक्षा। मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिस योजना, ये भी मध्य प्रदेश की है। 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के साथ 1 लाख तक का स्टाफ पेड। और लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, इसमें 44.50 लाख से अधिक लाडली बेटियों हुई लाभान्वित।
यानी ये भी योजना एमपी की है, यदि रिपीटिंग पूछता है तो इस पर ध्यान देना। मुख्यमंत्री इंटर्नशिप योजना 4,600 से अधिक युवाओं को दी गई पेड इंटर्नशिप। इसके बाद व्यापार उद्योग की उन्नति, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से 15,42,514 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। औसत प्रति व्यक्ति आय 2003 में 11,718 से बढ़कर अब 1,40,583 हो गई है। ये भी नोटेड पॉइंट है एमपी स्पेशल के अंतर्गत। इसके बाद बढ़ती विकास दर 16.43% की औसत आर्थिक विकास दर के साथ समृद्ध राज्यों में शामिल। सशक्त अन्नदाता, मध्य प्रदेश गेहूं निर्यात में नंबर 1। कृषि विकास दर 2022 में 18.89%। सुराज कॉलोनियां भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई, 23,000 एकड़ भूमि बनेंगे गरीबों के लिए आवास। इसके बाद सीएम राइज स्कूल में 6,300 करोड़ से बन रहे हैं 9,000 आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय। सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना, उज्जैन में श्री महाकाल महालोक का लोकार्पण। 2,200 करोड़ की लागत से ओंकारेश्वर में एकात्म धाम की स्थापना। ओरछा में राम राजा लोक, चित्रकूट में दिव्य बनवाली रामलोक और सलकनपुर में श्री देवी महालोक मंदिर प्रस्तावित है। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो इनका 3 साल होने पर जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में जो मध्य प्रदेश की परियोजनाएं महत्वपूर्ण है, इसको हमने यहाँ पर देखा। एपीटी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब एक महत्वपूर्ण खबर देखते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण खबर, या यूपी स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण खबर देखते हैं। दुनिया में पहली बार प्रयोगशाला में ज्वालामुखी के बारे में दिया गया यहाँ पर। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में तैयार किया ज्वालामुखी। इसमें है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पृथ्वी एवं ग्रही विज्ञान के छात्रों ने और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मिनरलॉजी एंड पेट्रोलॉजी यानी NCEMP के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में ज्वालामुखी बनाने में सफलता हासिल की। इसमें भविष्य में सस्ते और सरल तरीके से ज्वालामुखी के बारे में बेहतर अध्ययन किया जा सकेगा। यह ज्वालामुखी प्लेटिनम क्रूसिबल से तैयार किया गया है। इसके अध्ययन से पता लगाया जा सकेगा कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों का किस तरह से बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का यह शोध इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया में पहली बार प्लेटिनम क्रूसिबल के भीतर ज्वालामुखी जैसी संरचना तैयार की गई है। यह विशेष प्रकार का ज्वालामुखी जो सिर्फ हवाई में पाया जाता है, हवाई द्वीप में पाया जाता है, जो अभी जहां पर हमने देखा कि पिछले वर्ष की न्यूज में कि 38 वर्ष बाद अर्थात 1984 में वहां पर विस्फोट हुआ था। इसके बाद 2022 में विस्फोट हुआ, 38 साल बाद जो है हवाई में विस्फोट हुआ। तो यह सिर्फ हवाई में पाया जाता है इस तरह का प्लेटिनम क्रूसिबल के भीतर ज्वालामुखी जैसी संरचना, और इसका जो प्रयोग किया है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस ज्वालामुखी में विस्फोट कराने के बाद बाल से भी ज्यादा पतले और आंसू की बूंद जैसे छोटे लावा निकले, जो ज्वालामुखी के तीव्र विस्फोट से उत्पन्न ग्लास रूपी पदार्थ हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो चीन से व्यापार घाटे में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स आयात का सर्वाधिक हिस्सा। इसको विस्तार देखते हैं। चीन से व्यापार घाटे में सर्वाधिक हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, दूरसंचार उपकरण और डेयरी व जैविक रसायनों के लिए औद्योगिक मशीनरी के अलावा आयात का है। हालांकि 2014-15 में चीन से व्यापारिक घाटे में कमोडिटी का हिस्सा 86.1% था, जो 2020-21 में तक 83.8% रह गया। यह जानकारी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बुधवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी। उन्होंने बताया कि चीन के साथ निर्माण, दूरसंचार, कंप्यूटर व सूचना सेवाओं, रखरखाव, रिपेयर सेवाओं के क्षेत्र में भी व्यापार घाटा हो रहा है। यह 2014 में 30.3% था, इसे 2019 तक घटाकर 18.5% पर लाया गया। 13 देशों के साथ FTA इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है, यानी मुक्त व्यापार जो समझौता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो 13 देशों के साथ है। भारत 13 देशों से मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA कर चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट है पीटी एग्जाम से। इसमें जो देश हैं UAE, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर शामिल हैं। ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और कनाडा के साथ भी FTA पर बातचीत हो रही है, जो कब तक पूरी होगी यह बताना अभी मुश्किल है। दोनों पक्षों से संतुष्ट होने पर ही समझौता होते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर देखते हैं। नया SEZ यानी जो स्पेशल इकोनॉमी जोन है, नया SEZ कानून राज्यों को ज्यादा सक्षम बनाएगा। इसमें एक अन्य जवाब में पटेल ने बताया कि विशेष आर्थिक जोन यानी SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005, यह नियम जो बना था 2005 में बनाया गया था, को बजट घोषणा के अनुसार बदला जा रहा है। नया कानून राज्यों को उद्योगों व सेवा क्षेत्र में विकास में भागीदार बनाने में सक्षम करेगा। इस पर फिलहाल अंतर मंत्रालय सलाह ली जा रही है। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो इसमें 70,000 करोड़ रुपए में तैयार होगा जनजातीय गौरव कॉरिडोर। इसमें है आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेलवे के बुनियादी ढांचे व कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जनजातीय गौरव कॉरिडोर परियोजना शुरू की गई है। नोटेड पॉइंट यह है कि जनजातीय गौरव कॉरिडोर जो परियोजना है यह रेलवे की परियोजना है, और यह जो है रेलवे के बुनियादी ढांचे व कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए 2023-24 के बजट में 70,000 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है। इस कॉरिडोर के लिए तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR में उड़ीसा की कुछ परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार जनप्रतिनिधियों, संगठनों और आदिवासियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श किया है। महत्वपूर्ण खबर देखें तो 211 करोड़ मानव दिवस रोजगार का अनुमान पिछले साल से दिया था 290 करोड़ मानव दिवस, इस बार कम हो सकती है संख्या। यह मनरेगा संबंधित न्यूज है। इसमें देखते हैं साल 2023-24 में, इसमें जो है साल 2023-24 में 2 अरब 11 करोड़ 13 लाख 40 हजार मानव दिवस रोजगार
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत देने का अनुमान केंद्र सरकार ने लगाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मनरेगा है इसकी शुरुआत जो है 2006 में की गई थी, और जो यानी उस वक्त नरेगा था 2006 में जब इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को, और इसके बाद 2009 में यानी 2 अक्टूबर 2009 में इसको मनरेगा यानी महात्मा गांधी के का जो यानी बर्थडे है, यानी जो दिवस है, जयंती है 2 अक्टूबर को, उस पर इसको मनरेगा नाम दे दिया गया है। तो इसमें है पूरे देश में इस समय करीब 27.5 करोड़ मनरेगा श्रमिक हैं। और इसमें देखें तो यूपी में सर्वाधिक रोजगार दिवस मनरेगा का दिया गया है, यूपी है, इसमें लगभग 21 करोड़ जो है रोजगार दिवस दिए गए। फिर इसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इसमें 20 करोड़ है, और इसके बाद बिहार है 17 करोड़। ये आंकड़े जो है मानव दिवस रोजगार में हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो इसमें अमेरिका अब नाकाम राष्ट्र, तीसरा विश्व युद्ध जल्द संभव, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, अर्थात जो बाइडेन जो वर्तमान में अमेरिका के 46वें तत्कालीन राष्ट्रपति हैं, यानी वर्तमान में जो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन हैं, इनसे पूर्व जो 45वें अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो यही डोनाल्ड ट्रंप थे। तो इसमें है पूर्व राष्ट्रपति ने समर्थकों से कहा नरक में जा रहा है देश, उन पर लगे सभी 34 आरोप गलत। इसमें विस्तार देखते हैं। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति की गिरफ्तारी ओपीसी के पश्चात छूटने के बाद उन्होंने पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को 2016 में मुंह बंद रखने के एवज में धन देने के मामले पर चलाए गए अभियोग की निंदा की। ट्रंप ने कहा देश अब दुनिया का ऐसा नाकाम राष्ट्र बन गया जहां कट्टर वामपंथी मूर्ख कानून प्रवर्तन का इस्तेमाल कर चुनावों में दखल देना चाहते हैं। उन्होंने कहा अमेरिका सबसे शर्मनाक समय में है। अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी पूर्व राष्ट्रपति को आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया है। ट्रंप ने मैनहट्टन की अदालत में पेशी के दौरान कारोबारी रिकॉर्ड में हेराफेरी संबंधित 34 संगीन अपराधों से में खुद को निर्दोष बताया। अगली महत्वपूर्ण खबर है अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग, चीन का एक तरफा प्रयास गलत, अमेरिका का कहना है समर्थन। कहा नाम बदलकर क्षेत्रीय दावों को आगे बढ़ाने किसी भी कोशिश के खिलाफ। व्हाइट हाउस बोला भारत अमेरिकी सहयोग बढ़ाने का नेतृत्व करेंगे गारसेटी। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरिन पियरे का कहना है चीन भू राजनीति के चलते कई क्षेत्रों में बढ़ा रहा आक्रामकता। इसको देखें तो इसमें क्या दिया है। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का चीनी नामकरण करने और भारत द्वारा इसका कड़ा विरोध करते हुए नाम बदलने से हकीकत न बदलने का तख्त बयान देने के बाद भारत को अमेरिका का साथ मिला है। वहीं व्हाइट हाउस भी चीन पर भड़क गया है। उसने कहा अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न अंग मानता है। क्षेत्रीय दावों के तहत स्थानीय इलाकों का नाम बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास से कड़ा विरोध करता है। चीन ने इस क्षेत्र को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताकर इस पर अपना दावा करते हुए 11 स्थानों के नामकरण की जरूरत की थी। इस पर व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरिन पियरे ने कहा अमेरिका उन क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश को लंबे समय से भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देता रहा है। हम इलाकों का नाम बदलकर क्षेत्रीय दावों को आगे बढ़ाने किसी भी एक तरफा कोशिश का कड़ा विरोध करते हैं। चीनी दूतावास के बीच भारत ने मंगलवार को स्पष्ट तौर पर कहा कि यह राज्य भारत का अभिन्न एवं अटूट हिस्सा है और मनगढ़ंत नाम रखने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। भारत ने चीनी नामकरण के सिरे से खारिज किया। गौरतलब है कि हाल में चीन अरुणाचल प्रदेश के लिए चीनी, तिब्बत और पिनइन अक्षरों में नामों की तीसरी सूची जारी की है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों का पुनः नामकरण ऐसे समय में किया गया जब पूर्वी लद्दाख में मई 2020 में दोनों देशों के बीच शुरू हुआ गतिरोध अभी समाप्त नहीं हुआ है। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो इसमें है भारत भूटान की दोस्ती आपसी समझ पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान नरेश जिग्मे शेखर नामग्याल यानी वांगचुक की मुलाकात के एक दिन बाद, यानी इनकी मुलाकात जो हुई थी वह आपका 4 अप्रैल 2023 को की गई थी। एक दिन बाद यानी बुधवार यानी 5 अप्रैल 2023 को संयुक्त बयान जारी किया गया। साझा बयान में कहा कि भारत और भूटान के बीच विकास की लंबी साझेदारी, सहयोग और मजबूत मित्रता, विश्वास और आपसी समझ पर आधारित है। इससे पहले मंगलवार यानी 4 अप्रैल 2023 को दोनों नेताओं के बीच दोनों देशों के बीच करीबी रिश्ते को और विस्तार देने के लिए द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तृत बातचीत हुई थी। उल्लेखनीय कि दोनों प्रमुख नेताओं की वार्ता से पहले भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने सीमा विवाद के मुद्दे पर चीन को बराबर का साझेदार बताकर तनाव बढ़ा दिया था। शेरिंग के बयान को भूटान के चीन के करीब जाने के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि भूटान ने साफ कर दिया है कि सीमा विवाद के हल पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। साझा बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों देशों में अनुकरणीय द्विपक्षीय रिश्ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।